Assalamu alaikum. I'm Sumar Shahzad. Today's topic is Constitution making of Pakistan. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पाकिस्तान की कैसे हुई, क्या क्या मुश्किलात और हर्डल्स आती रही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, तो वो हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली कब बनी थी। तो वो 11 अगस्त 1947 को बनी थी और कायद आज़म उसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उन्होंने सर अब्दुल रशीद के सामने ओथ लिया था, गवर्नर जनरल का। और असेंबली के कितने मेंबर्स थे? 69 मेंबर्स थे, जो कि बाद में 79 कर दिए, 10 बढ़ा दिए गए थे। इस असेंबली का ये काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी पाकिस्तान का, और दूसरा काम ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगी। मौलवी तमीजुद्दीन को इस असेंबली का पहला स्पीकर बनाया। और ये जो है, मतलब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनने में जो वक्त था, उससे पहले हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया, एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिक्लेयर कर दिया। कुछ अमेंडमेंट्स की थी अपनी मर्जी से, और ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, एक्ट ऑफ इंडिया 1935 है। ठीक है। अच्छा, अब इसके मुताबिक 1935 का जो एक्ट ऑफ इंडिया है, इसके मुताबिक क्या था कि कंट्री का जो सिस्टम रहेगा ना, वो फेडरेशन सिस्टम रहेगा। ठीक है। तो जी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली खान, उन्होंने फिर काम करना शुरू किया और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के सामने एक इनिशिएटिव रखा, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। वो तैयार करवा के बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कराना है ना, इसको अपने सामने रखें। और इसको अपने सामने रखने का क्या मकसद था, इसमें जो जो पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। सोवरेनिटी का कंसेप्ट था कि अल्लाह ताला इज सॉवरन, जो भी इख्तियारात है वो अल्लाह ताला के हैं, और जो लेजिस्लेचर होगा ना, ये एग्जीक्यूटिव होगा, वो अल्लाह ताला के इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, ऐसे कि उसने दिए हैं और वो कभी भी ले सकता है। ठीक है, एज अ अमानत। देन इस्लामिक लेजिस्लेशन, मुल्क में ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो कि इस्लाम और उसके प्रिंसिपल्स या शरिया के खिलाफ हो। थर्ड था, इस्लामिक वैल्यूज को जो है कंट्री में नाफिज किया जाएगा, जो जो सिस्टम्स इस्लाम ने बताए हैं वही वही हम कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा था, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाएगा, जैसे इस्लाम हमें रहने की तलकीन करता है, जैसे सोसाइटी फॉर्मेशन की तलकीन करता है, हम वैसे ही रहेंगे, जैसे मैरिज सिस्टम, फैमिली सिस्टम इस्लाम को बताया हुआ। फिफ्थ, फेडरल गवर्नमेंट होगी। फेडरल गवर्नमेंट होगी मतलब कि प्रोविंसेस के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होंगे और सेंटर के पास कम इख्तियारात होंगे, क्योंकि जो प्रोविंसेस थे ना, ये अपने आप में पूरी पूरी स्टेट्स थी। तो अगर हम इनको जम करने की कोशिश करते ना और यूनियन बना के, तो कभी भी सिस्टम नहीं चल सकता था। और अगर यूनियन होता तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है ना, वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता। हालांकि फेडरल में ना बहुत आसान हो जाता काम, हर कोई जिम्मेदार होता है फिर इसमें। देन फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट था, भाई हर किसी को आज़ादी है, जो मजहब रखना चाहे वो रखे, लिबर्टी है, गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हैं, सब कुछ, मतलब हर तरह की फ्रीडम दी गई थी, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। देन क्या है हमारे पास, बैकवर्ड एरियाज, काफी सारे बैकवर्ड एरियाज मौजूद थे उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में। तो जो बैकवर्ड एरियाज है ना, उनको, उन बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। और लियाकत अली खान ने खुद उन सारे बैकवर्ड एरियाज को विजिट किया था ताकि उन पे काम हो सके। ठीक है, ट्राइबल एजेंसीज हैं और जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं, उन सब के डेवलपमेंट पे काम करना था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस चीज को मेंशन किया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को रखा जाए। फिर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि मुसलमानों को ट्रीट किया जाएगा। उनको उनकी मजहब, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कल्चर को फॉलो करने के लिए पूरी पूरी इजाजत होगी। ठीक है, तो ये बातें थी। और थर्ड, सॉरी नाइन्थ क्या है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी हर तरह के इन्फ्लुएंसेस से, लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के, वो अपने मर्जी से अपना काम कर सकेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये चीज प्रोविजंस रखेंगे कि जुडिशरी ने कैसे काम करना है, इसको अपॉइंट कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, वो सारा कुछ मौजूद होगा। तो इस चीज को इंश्योर किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। जी, अब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया, तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बना दी गई। ठीक है, जिसका काम था कि देखा जाए कि नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है ना, उसके लिए क्या सजेशंस देगी ये कमेटी। ठीक है, क्या क्या चीजों को सामने रखा जाए। तो जी, बेसिक प्रिंसिपल जो कमेटी है ये काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के हवाले से, तो इसने सजेशंस दी कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। इस
इस कमेटी के 24 मेंबर्स थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में मसले मसाइल जो आ रहे थे ना, वो ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लैंग्वेज क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन का मसला आ रहा था, इस्लामिक प्रोविजन का मसला आ रहा था। पहली जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है ना 1950 में दी है, और जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी उसमें इन्होंने बताया कि जी कंट्री का जो सिस्टम है वो फेडरेशन का सिस्टम हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर दी जाए, ठीक है। और थर्ड, उर्दू को इन्होंने लैंग्वेज बना दी थी और कोई भी इस्लामिक प्रोविजंस नहीं रखी थी, जिसकी वजह से ये जो इसकी रिपोर्ट थी ना, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये फिर रिजेक्ट हो गई, कोई भी इस्लामिक प्रोविजन मौजूद नहीं थी, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है ना किसी तौर पर भी इस पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी, इस पाकिस्तान के लिए। और इस पाकिस्तान चाह रहा था कि भाई हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की बेसिस पे हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, और इधर वाला पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन 80% तो हम है, 20% आप लोग हो, तो आपको क्यों ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले भाई। वो कह रहे थे हम पॉपुलेशन में ज्यादा, तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो। तो एक तरह से ना दोनों साइड्स की लड़ाई चल रही थी, और वो चाह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान वाले कि बंगाली को भी रखा जाए, उर्दू हम पे मुसल्लत ना की जाए, हमारी अपनी जबान है, तो हमारी जबान क्यों हमसे छीनी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दें, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। सेकेंड रिपोर्ट दे दी भाई 52 में, पहली 50 में आई है, सेकेंड 52 में आई है। अब फिर इस कमेटी ने क्या सजेशंस दी थी, इन्होंने बताया कि ना कंट्री को अपना लेफ्ट और राइट विंग में डिवाइड कर दें, ठीक है। लेजिस्लेचर में ना आप दो हाउसेस रख दें, सेनेट हो और नेशनल असेंबली हो। सेनेट में आप दोनों विंग से 60-60 लोग उठाएं, ठीक है। और नेशनल असेंबली में दोनों विंग से 200 लोग हों, ठीक है, फाइन। अब जो ज्यादा पावर होगी वो नेशनल असेंबली के पास होगी, सेनेट के पास नहीं होगी। 200 जो सीट्स है ना, वो वेस्ट पाकिस्तान में की नेशनल असेंबली में, आप समझते कि वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ क्या था, केपी, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। तो ये 200 जो सीट्स थी ना, ये वेस्ट पाकिस्तान में इन सारे प्रोविंसेस में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डिवाइड होनी थी, ठीक है। मतलब पंजाब की ज्यादा सीट्स, उससे कम सिंध की, फिर केपी की, फिर बलूचिस्तान की सबसे कम सीट्स, ये 200 सीट्स इस तरह डिवाइड होनी थी पॉपुलेशन की बेसिस पे। और जो 200 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की थी ना, वो सारी की सारी ईस्ट पाकिस्तान की थी, क्योंकि वहां तो ऐसा डिवीजन थी नहीं ना। इस सेनेट का भी यही हिसाब किताब था। उसके बाद क्या है कि सम इस्लामिक प्रोविजंस भी दे दी गई, लेकिन फिर भी ये रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि नेशनल लैंग्वेज का मसला तो अभी भी वही था, कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं मेंशन की। पहले तो उर्दू कर दी थी ना, अब इन्होंने कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं मेंशन की, ठीक है। दूसरा दूसरा मसला ये था कि रिप्रेजेंटेशन का, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इशू है ना, दोनों कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं था, दोनों ही पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं था कंट्री के। बंगाली को नहीं चाहिए था पाकिस्तान की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली में, और बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को नहीं मान रहा था कि इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उनको क्यों देनी है, ठीक है। तो ये मसला था। सेकेंड रिपोर्ट भी रिजेक्ट होगी। थर्ड रिपोर्ट 53 में आई है, पहली 50, दूसरी 52 और तीसरी 53 में, ठीक है। तो आई एस आपको याद रहेगा, सेकंड 52 में है, 2-2, ठीक है। थर्ड 3 1953, थर्ड 3-3 दोनों में आ रहा है, और जो फर्स्ट है ना वो 0 के साथ है, ठीक है। तो पहली 50 में, दूसरी 52 में और तीसरी 53 में आ रही है। अच्छा जी, ये 53 में रिप्रेजेंट की गई थी। मोहम्मद अली बोगरा उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी। उन्होंने कहा कंट्री को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। अपर हाउस हो और लोअर हाउस हो, बाई कैमरा लेजिस्लेचर हो, 10 सीटें जो है ना, 10 सीटें हर प्रोविंस से सेनेट में मौजूद हो, ठीक है। 10 सीट्स फ्रॉम ईच प्रोविंस सेनेट में, तो टोटल 50 सीट्स होंगे। लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन जो दी जाए ना, वो पॉपुलेशन की बेसिस पे दी जाए, यानी कि 165 सीट्स जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान की हो, ठीक है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। और 135 सीट्स जो है ना वो वेस्ट पाकिस्तान की हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है।
अब 135 सीट्स जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान को जो दी गई है ना, वो चारों यूनिट्स में, मतलब यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी और आ, हाँ इन सब में, पंजाब में पॉपुलेशन की बेसिस पे ये सारी सीट्स 135 सीट्स डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इन सब का टोटल करो ना तो एक जितना टोटल बनता है 175 बनता है। ठीक है, अब देखो सेनेट में क्या हो रहा है, सेनेट में ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा रिप्रेजेंट, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान से तकरीबन 40 सीट्स हैं और ईस्ट पाकिस्तान से सिर्फ 10 सीट्स हैं सेनेट में। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की कितनी सीट्स है, यहाँ सिर्फ सेनेट में 10 सीट्स है, वेस्ट पाकिस्तान की 40 सीट्स हैं। फिर जब आप नेशनल असेंबली में आ जाओ ना, तो आप देख रहे हो कि नेशनल असेंबली में ईस्ट पाकिस्तान को कितनी सीट्स मिल रही है, 165, और वेस्ट पाकिस्तान को कितनी सीट्स मिल रही है, 135, जो कि बाकी प्रोविंसेस में फिर डिवाइड हो जाएंगे। तो नेशनल असेंबली में ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स ज्यादा है और सेनेट में वेस्ट पाकिस्तान की सीट्स ज्यादा है, तो इसे कहते हैं पैरिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और जब आप इन दोनों को मिलाओगे ना, वेस्ट की टोटल सीट्स को मिलाओ, 40 प्लस 135 करो तो 175 बन जाता है, 165 प्लस 10 करो तो 175 बन जाता है। मतलब दोनों की अगर मिला लो ना तो टोटल दोनों दोनों का सेंट्रल लेजिस्लेचर में 175 सीट्स का ग्रेड बनता है। ठीक है, फिर क्या बात की इन्होंने कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन पास करनी है ना, तो दोनों विंग से तकरीबन 30% वोट्स चाहिए होंगे किसी भी लेजिस्लेशन को पास होने के लिए, दोनों विंग से। ईस्ट पाकिस्तान भी 30% वोट वोट दे और वेस्ट पाकिस्तान भी 30% वोट दे, तब वो लॉ बन जाएगा। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन था जितने भी मसले थे उन सब का। और हाँ, जो पांचवा मसला था, ये भी बता दिया कि जो है ना, मतलब इसने नहीं बताया था पहले, मतलब बोगरा फार्मूला कहते हैं इसको, इसने नहीं बताया था कि बंगाली और उर्दू को दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन कुछ अरसे बाद 54 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बंगाली और उर्दू दोनों को ही नेशनल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए। तो सारे मसले हल हो गए, ये भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए था, बट सरप्राइज, गुलाम मोहम्मद आ गए और उन्होंने एक सरप्राइज दे दिया। उन्होंने क्या सरप्राइज दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे गुलाम मोहम्मद, और इन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर 1954 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने मसले हल हो गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे थे। उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इनको अब हटा दिया जाएगा, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया ताकि इनका टेन्योर बढ़ जाए। ठीक है, ये मतलब इक़्तिदार की इन्हें इतनी भूख थी कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कंट्री का कितना नुकसान हो रहा है। केस चला गया सिंध के कोर्ट में, मौलवी तमीजुद्दीन लेके गए और जो है कोर्ट ने, सिंध कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, ये जो है मोहम्मद अली बोगरा अपील लेके चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीर बैठे हुए थे। उन्होंने जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का कंसेप्ट दे दिया, जिसने गवर्नर जनरल के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो एक्ट ऑफ इंडिया चल रहा था ना, उसके मुताबिक ये था कि पावर्स बहुत ज्यादा थी गवर्नर जनरल के पास, और कोई भी जो लॉ मेकिंग बॉडी है ना, वो गवर्नर जनरल के फेवर के बगैर या उससे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का कंसेप्ट दिया, नजरिया जरूरत, कि जरूरत के तहत गवर्नर जनरल जो है असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ये इनका इतना अच्छा फैसला था कि पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे हैं ना, इनके इतने अच्छे फैसले की वजह से लगे हैं। तो इनको भी लगा कि भाई मैं इस तरह का कोई फैसला दूंगा तो मेरे हक में बात चली जाएगी, गवर्नर जनरल मुझे फेवर देंगे। 55 में क्या हुआ है कि नए इलेक्शंस करवाए गए, मतलब इन्होंने जस्टिस मुनीर ने कह दिया था गवर्नर जनरल को कि अब जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशन बना लें कंट्री का। 55 में नए इलेक्शंस हुए हैं, नई असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जिसके 40 मेंबर्स थे दोनों पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से भी और वेस्ट पाकिस्तान से भी 40-40 मेंबर थे। फाइन, और क्या हुआ है कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनी थी ना, उसमें ज्यादातर जो लोग थे ना, वो ईस्ट पाकिस्तान के या मुस्लिम लीग के सारे लोग थे। बट अब इसमें जो मसला था ना मेंबर्स का, वो एक जितना हो गया और दोनों खुश हो गए। अब जो है वो दोनों पार्ट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, तो अब
कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए था और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दिया है। 1 यूनिट स्कीम में क्या किया इन्होंने, 1955 में दोनों दोनों जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे ना, इनको 2 प्रोविंसेस बना दिया बस। जितने भी इस वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस थे ना, सबको मर्ज करके एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान तो वैसे एक प्रोविंस था, तो 2 प्रोविंसेस हो गए बस। और जो बाकी सारा फॉर्मूला था ना, वो बोगरा के फॉर्मूला के मुताबिक चलाया उन्होंने। 8 जनवरी 1956 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बन गया, ठीक है, असेंबली में पेश किया गया। और 29 फरवरी 1956 को नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया। गवर्नर जनरल ने 2 मार्च को इसको अप्रूव किया है और 23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स हो गया। तो इसका डेट बहुत आसान है, 23 मार्च 1956, जो कि रेजोल्यूशन भी है हमारी। फाइन, सिकंदर मिर्जा उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और यही पहले प्रेसिडेंट बन गए। तो यू शुड नो कि आखिरी गवर्नर जनरल और पहला प्रेसिडेंट एक ही बंदा है, और वो कौन है, सिकंदर मिर्जा। तो जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ये जितने भी मसले मसाइल थे ये हल हो गए, ठीक है। तो इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको ये चीज समझ आ गई है।